21 सितंबर 2007 को हमारे देश के एक शहर कोलकाता में एक रेलवे ट्रैक पर एक आदमी की डेड बॉडी मिलती है। जिस आदमी की डेड बॉडी मिली थी उसका नाम रिजवानुर रहमान था। रिजवानुर रहमान की मौत की खबर इतनी बड़ी बन चुकी थी कि पूरे पश्चिम बंगाल में जगह जगह पर दंगे हुए, लोग सड़कों पर आए। সত্যি ঘটনাটির তদন্ত হওয়া উচিত। সিআইডি কে দিয়ে তদন্ত করে কোনো লাভ নেই, কারণ যে পুলিশ করেছে পুলিশেরই। और ये केस इतना बड़ा बन चुका था कि कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि पश्चिम बंगाल में 30 साल से ज़्यादा टाइम से राज कर रहे थे, उनकी सरकार अगले इलेक्शन में ही गिर गई। कोलकाता में एक एरिया है पार्क स्ट्रीट, जो कि काफ़ी ज़्यादा पोश एरिया है और वहाँ पर काफ़ी सारे महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स और कैफ़े वगैरह हैं। और वहाँ की जो नाइट लाइफ है वो भी काफ़ी ज़्यादा चमक धमक वाली है। और कोलकाता के जितने भी अमीर लोग हैं ज़्यादातर, वो वहाँ पर आते हैं अपनी नाइट लाइफ इंजॉय करने के लिए और अपना टाइम स्पेंड करने के लिए। पार्क स्ट्रीट में ही एक इंस्टीट्यूट है अरीना एनिमेशन के नाम से, और वहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइनिंग और एनिमेशन वगैरह सिखाई जाती है। और इनकी काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं देश के अलग अलग हिस्सों में, लेकिन इस इंस्टीट्यूट का नाम पहले अरीना मल्टीमीडिया हुआ करता था। और ये इंस्टीट्यूट काफ़ी पुराना है। और जो इनकी पार्क स्ट्रीट वाली ब्रांच है, वहाँ पर एक टीचर काम किया करता था जिसका नाम रिजवानुर रहमान था। रिजवानुर रहमान एक काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड टीचर था, और उसकी जो जॉब थी बच्चों को वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह सिखाने की, उसमें वो काफ़ी ज़्यादा माहिर था। और बच्चों के साथ भी वो काफ़ी ईजी गोइंग था और काफ़ी फ्रेंडली था। और जितने भी बच्चे थे जो उसके स्टूडेंट्स थे, वो भी उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद किया करते थे। साल 2004 में वहाँ पर एक 23 साल की लड़की जिसका नाम प्रियंका था, वो एडमिशन लेती है ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखने के लिए। और जो ये प्रियंका थी, ये कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी कंपनी लक्स कोजी, जो कि अंडरगारमेंट्स वगैरह बनाती है, उसके मालिक अशोक तोड़ी की बेटी थी। लक्स इंडस्ट्रीज कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की इतनी बड़ी कंपनी है कि अगर कोई भी इंसान हिंदुस्तान में रहता है तो इस कंपनी के बारे में उसने कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा। लेकिन जब प्रियंका ने वहाँ पर एडमिशन लिया था तो उस टाइम पर रिजवानुर रहमान को ये नहीं पता था कि लक्स इंडस्ट्रीज के मालिक अशोक तोड़ी की बेटी है। रिजवानुर रहमान प्रियंका का टीचर था और उसको वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह सिखाता था। और जो उसका टीचिंग स्टाइल था उससे प्रियंका काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गई थी, और जो उन दोनों के बीच का कनेक्शन था वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। और बहुत ही जल्द जो उनकी दोस्ती थी वो प्यार में बदल गई थी। और अगले 3 साल तक, यानी साल 2007 तक, जो उन दोनों का प्यार था वो इसी तरह से चलता रहा। लेकिन साल 2007 में वो दोनों डिसाइड करते हैं कि ये जो उनकी लव स्टोरी है उसको वो दोनों आगे बढ़ाएंगे और एक दूसरे के साथ शादी करेंगे। और उनकी जो शादी थी वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती थी, क्योंकि लड़का जो था वो मुस्लिम था और जो लड़की थी वो हिंदू थी। और हमारे देश में जो मैरिजेस के लॉ हैं वो अलग अलग धर्म के हिसाब से अलग अलग हैं। तो अगर वो लोग हिंदू धर्म के हिसाब से शादी करते तो चांसेस थे कि जो उनकी शादी है उसको किसी और धर्म के हिसाब से इनवैलिड करार कर दिया जाए। और इसी तरह से सेम अगर वो मुस्लिम धर्म के हिसाब से शादी करते तो चांसेस थे कि उनकी जो शादी है उसको हिंदू धर्म के हिसाब से इनवैलिड करार कर दिया जाए। और इस टाइम तक रिजवानुर जो था वो प्रियंका के फादर की पावर को और कनेक्शंस को अच्छी तरह से जानता था, और इस चीज़ को लेकर वो श्योर था कि हो ना हो फ्यूचर में उनकी शादी को तोड़ने के लिए काफ़ी सारी कोशिशें की जाएंगी। तो वो दोनों अपनी शादी को लीगली रजिस्टर कराने के लिए एक मैरिज रजिस्ट्रार शिप्रा घोष से मिलते हैं। और वो दोनों 18 अगस्त 2007 को अपनी शादी एक स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के हिसाब से रजिस्टर करवाते हैं। और इस लॉ के हिसाब से कोई भी धर्म या जाति का इंसान किसी दूसरे धर्म या जाति के इंसान से लीगली शादी कर सकता है। इनकी शादी में 3 लोग विटनेस बनते हैं, जिनमें से एक का नाम था सादिक हुसैन, एक का नाम था अनादि चक्रवर्ती और एक का नाम था अतानु चैटर्जी। और तीनों लोग जो इनकी शादी में विटनेस बने थे, ना तो वो प्रियंका के फैमिली या रिलेटिव्स में से कोई था और ना ही रिजवानुर की फैमिली या रिलेटिव्स में से कोई था, बल्कि ये तीनों जिस इंस्टीट्यूट में प्रियंका पढ़ती थी और रिजवानुर पढ़ाता था, वहाँ पर इनके कलीग्स थे और इनके फ्रेंड्स थे। मैरिज रजिस्टर्ड होने के बाद वो सब लोग अपने अपने घर पर चले जाते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। और ना ही शादी के बारे में प्रियंका किसी को कुछ बताती है और ना ही रिजवानुर रहमान इस शादी के बारे में किसी से भी बात करता है। इन दोनों की जो लव स्टोरी थी वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। एक तरफ प्रियंका जो कि एक अमीर घर की लड़की थी, और दूसरी तरफ रिजवान जो कि एक गरीब या मिडिल क्लास घर का लड़का था। और उन दोनों के बीच में प्यार होना और फिर शादी करना, ये एक तरह से फिल्मी स्टोरी की तरह ही था। शादी होने के काफ़ी दिनों बाद तक भी दोनों किसी को कुछ नहीं बताते, लेकिन उन दोनों को एक चीज़ ये भी पता थी कि कभी ना कभी तो इस शादी के बारे में उनके घर वालों को पता चलेगा।
और ये सोचकर रिजवानुर रहमान सबसे पहले अपने बड़े भाई रुखबनूर को इस शादी के बारे में बताता है। रुखबनूर अपने एक बहुत खास दोस्त मोइनुद्दीन उर्फ पप्पू से इस शादी के बारे में बात करता है और उसको सारी चीज़ें समझाता है और वो दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो लोग रिजवानुर और प्रियंका की इस शादी के प्रोसेस में जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगी और जो भी तरह से वो लोग मदद कर पाएंगे वो पूरी मदद करेंगे। लेकिन रुखबनूर और पप्पू की मदद लेना रिजवानुर और प्रियंका की सबसे बड़ी गलती थी और इसका जो रीज़न है वो आगे आप लोगों को वीडियो में पता चलेगा। और आगे चलकर एक बार प्रियंका ने ऑन रिकॉर्ड ये बोला भी था कि उन लोगों को कभी भी पप्पू और रुखबनूर की इस केस में मदद नहीं लेनी चाहिए थी। शादी के 13 दिन बाद यानी 31 अगस्त 2007 को प्रियंका अपना कुछ जरूरी सामान और कुछ जरूरत के डॉक्यूमेंट्स पैक करती है और रिजवान के घर पर शिफ्ट हो जाती है। और उसी दिन रिजवान और प्रियंका कुछ लेटर्स लिखते हैं और उन लेटर्स को वो लोग कोलकाता पुलिस के कुछ जरूरी अफसरों और कुछ पुलिस स्टेशन में भेजते हैं। इनमें से जो पहला लेटर था वो भेजा जाता है प्रसून मुखर्जी जो कि उस टाइम पर कोलकाता पुलिस के कमिश्नर थे, और दूसरा लेटर भेजा गया था डिप्टी कमिश्नर ऑफ कोलकाता पुलिस को, और तीसरा लेटर भेजा गया था सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस 24 परगनास को। जो चौथा और पांचवा लेटर था वो दो अलग अलग पुलिस स्टेशन में भेजा गया था। एक भेजा गया था कराया पुलिस स्टेशन में और दूसरा भेजा गया था बिधान नगर पुलिस स्टेशन में। और जो कराया पुलिस स्टेशन था उसके जुरिडिक्शन में रिजवान का घर आता था और जो बिधान नगर पुलिस स्टेशन था उसके जुरिडिक्शन में प्रियंका का घर आता था। इन पांचों लेटर्स में एक ही बात लिखी हुई थी। इनमें लिखा हुआ था कि उन दोनों ने जो शादी की है वो एकदम लीगल है और दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की है बिना किसी जोर जबरदस्ती के। तो बेसिकली अगर आप लोगों को मैं मोटा मोटा बताऊं तो वो लोग एक तरह से पुलिस की हेल्प मांग रहे थे अपनी शादी को बचाने के लिए। नॉर्मली प्रियंका 3 से 4 बजे तक इंस्टीट्यूट से अपने घर पर पहुंच जाती थी, लेकिन 31 अगस्त के दिन वो टाइम पर घर नहीं पहुंचती और प्रियंका की जो मदर थी वो परेशान होने लगती है और प्रियंका का फोन ट्राई करती है, लेकिन कई बार ट्राई करने के बाद भी प्रियंका का फोन नहीं लगता। The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. जिसके बाद परेशान होकर प्रियंका की मदर अपने हस्बैंड यानी अशोक तोड़ी को फोन करती है और प्रियंका के घर पर ना पहुंचने के बारे में बताती है। जिसके बाद अशोक तोड़ी अपना काम छोड़कर अपने भाई प्रदीप तोड़ी को अपने साथ लेकर अरेना मल्टीमीडिया पहुंच जाते हैं। उस टाइम शाम के लगभग 4:30 बज चुके थे और वो दोनों अरेना मल्टीमीडिया पहुंचे ही थे कि तभी अशोक तोड़ी के फोन पर घर से फोन आता है और फोन पर अशोक तोड़ी की वाइफ थी, वो उनको बताती है कि प्रियंका ने घर पर फोन किया था और फिर वो उनको सारी स्टोरी एक्सप्लेन करती है। और इस फोन कॉल के बाद अशोक तोड़ी को समझ आ जाता है कि क्या हुआ है, क्योंकि अशोक तोड़ी ने कुछ दिन पहले प्रियंका के फोन पर चैट मैसेजेस पकड़े थे और उसके बाद प्रियंका को वार्निंग भी दी थी। जिस टाइम पर प्रियंका ने अपने घर पर फोन किया था उस टाइम पर प्रियंका की मां के साथ रिजवान ने भी बात की थी और उसने प्रियंका की मां को एक्सप्लेन किया था कि प्रियंका और रिजवान ने अब शादी कर ली है और वो दोनों एक साथ ही रहेंगे। और उसने प्रियंका की मां को कहा था कि अगर वो दोनों चाहें यानी प्रियंका के पेरेंट्स जो है वो चाहें तो उन दोनों को रिजवान के घर पर आकर आशीर्वाद भी दे सकते हैं। जिसके बाद अशोक तोड़ी और उनके भाई प्रदीप तोड़ी डिसाइड करते हैं कि वो दोनों रिजवानुर के घर जाएंगे और जाकर प्रियंका को समझाएंगे। और रात के तकरीबन 8 बजे वो दोनों रिजवानुर के घर जाते हैं। जिस एरिया में रिजवानुर का घर था उसमें और जहां पर नॉर्मली प्रियंका रहा करती थी यानी जहां पर अशोक तोड़ी का घर था उसमें और रिजवानुर के घर वाले एरिया में जमीन आसमान का फर्क था। रिजवानुर के घर पर पहुंचकर वो लोग ज्यादा रिएक्ट नहीं करते और चीजों को नॉर्मल रखने की कोशिश करते हैं। रिजवानुर के भी सारे फैमिली मेंबर्स वहां पर मौजूद थे और रिजवानुर के घर वाले बोलते हैं कि प्रियंका और रिजवान को ऐसे सब लोगों से छुपाकर शादी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन अब इन लोगों ने शादी कर ली है और अब प्रियंका इस घर की बहू है, तो अगर प्रियंका चाहे तो वो जा सकती है, लेकिन अगर प्रियंका नहीं चाहती तो वो यहाँ से हिलेगी नहीं। और जो रुखबनूर और पप्पू थे वो प्रियंका के फादर को मैरिज सर्टिफिकेट दिखाते हैं और बोलते हैं कि ये शादी इन दोनों ने अपनी मर्जी से की है। जिस पर प्रियंका के फादर बोलते हैं कि उन्हें इस शादी से कोई भी दिक्कत नहीं है, वो लोग जस्ट मेक श्योर करना चाहते हैं कि प्रियंका और रिजवानुर ने अपनी मर्जी से शादी की है और ये शादी प्यार की वजह से हुई है। और जब ये चीज मेक श्योर हो जाएगी तो इसके बाद वो लोग प्रियंका और रिजवानुर की दिसंबर में अच्छी तरीके से शादी करवा देंगे। बाद में प्रियंका के मामा अनिल सरोगी भी वहां पर पहुंचते हैं और वो तीनों लोग मिलकर प्रियंका को समझाने की कोशिश करते हैं। तीनों लोग अपने अपने तरीके से प्रियंका को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि वो उनके साथ घर चले, लेकिन प्रियंका का जो स्टैंड था वो बिल्कुल क्लियर था और प्रियंका अपने डिसीजन से टस से मस नहीं होती। और रात के तकरीबन 1 बजे प्रियंका के अंकल प्रदीप तोड़ी और प्रियंका के मामा अनिल सरोगी रिजवानुर के घर से चले जाते हैं और प्रियंका के फादर वहीं पर रुकते हैं प्रियंका को कन्विंस करने के लिए। प्रियंका के अंकल और मामा वहां से सीधा कराया पुलिस स्टेशन जाते हैं और एक कंप्लेन फाइल करते हैं कि प्रियंका की जो शादी है वो जबरदस्ती कराई गई है। पुलिस रिजवानुर के घर जाती है लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कर पाती क्योंकि उन लोगों के पास मैरिज सर्टिफिकेट था और सारे डॉक्यूमेंट्स थे जो कि इनफ थे ये चीज शो करने के लिए कि उन दोनों की जो मैरिज है वो उन दोनों ने अपनी मर्जी से की थी। और जो प्रियंका के फादर थे वो भी थक हार कर अगले दिन सुबह 8 बजे वहां से निकल जाते हैं।
अगले दिन यानी 1 सितंबर को अशोक तोड़ी फिर से ट्राई करते हैं प्रियंका को कन्विंस करने की और रिजवानुर की फैमिली से कांटेक्ट करते हैं, लेकिन इस बार वो रिजवानुर की फैमिली को सीधा सीधा धमकी देते हैं कि अगर प्रियंका घर पर नहीं आई तो इसका जो खामियाजा है वो रिजवानुर की पूरी फैमिली को भुगतना पड़ेगा। और इसके बाद अशोक तोड़ी अपनी पूरी पावर और कनेक्शंस का यूज करते हैं। दरअसल लक्स इंडस्ट्रीज पुलिस के काफी सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती थी और इसकी वजह से अशोक तोड़ी के कोलकाता पुलिस के एक डिटेक्टिव डिपार्टमेंट के डीसीपी अजय कुमार से अच्छे संबंध थे और उनके एक और डीसीपी ध्यानवंत सिंह से भी काफी अच्छे संबंध थे। जिसके बाद प्रियंका और रिजवानुर को पुलिस हेडक्वार्टर्स बुलाया जाता है और उन पर प्रेशर डाला जाता है कि अगर रिजवानुर प्रियंका को वापस नहीं जाने देगा तो उसको किसी झूठे केस में फंसाकर अंदर कर दिया जाएगा। लेकिन पुलिस की ये तरकीब चली नहीं, क्योंकि प्रियंका अपने फैसले पर अड़ी रही और ये बोलती रही कि वो जहां भी रहेगी अपने हस्बैंड यानी रिजवानुर के साथ रहेगी और उसको छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। लेकिन इस टाइम तक अशोक तोड़ी के सब्र का बांध टूटता जा रहा था और अब वो किसी भी हालत में चाहते थे कि प्रियंका घर वापस आ जाए और वो चाहते थे कि उनकी बात इस मामले को लेकर किसी भी तरह से कोलकाता पुलिस के कमिश्नर प्रसन्न मुखर्जी से हो जाए। और इसके लिए वो अपने एक बिजनेस एसोसिएट शिवाशीष गांगुली, जो कि इंडियन क्रिकेटर सौरव गांगुली के बड़े भाई हैं, उनकी मदद लेते हैं। दरअसल शिवाशीष गांगुली की कंपनी लक्सकोजी के लिए प्रिंटिंग का काम करती थी और शिवाशीष गांगुली और प्रसन्न मुखर्जी के आपस में अच्छे संबंध थे। और उसका जो रीजन था वो ये था कि एक बार शिवाशीष गांगुली और प्रसन्न मुखर्जी एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़े थे और वो इलेक्शन वेस्ट बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए था, जिसमें शिवाशीष गांगुली जीत गए थे। लेकिन प्रसन्न मुखर्जी और शिवाशीष गांगुली के उस टाइम पर जो संबंध थे वो आपस में एक दूसरे के साथ काफी अच्छे हो गए थे। तो शिवाशीष गांगुली प्रसन्न मुखर्जी और अशोक तोड़ी की एक मीटिंग कराते हैं और इस मीटिंग के बाद प्रसन्न मुखर्जी ने अशोक तोड़ी की हेल्प की थी या नहीं की थी ये चीज आज तक भी क्लियर नहीं है। लेकिन इस मीटिंग के बाद जो इस केस का रवैया था वो एकदम बदल गया था, क्योंकि इस केस में अभी तक जो चीजें थी वो लीगली रिजवानुर के फेवर में थी। लेकिन 8 सितंबर 2007 को प्रियंका के अंकल प्रदीप तोड़ी एक केस फाइल करते हैं रिजवानुर के खिलाफ और इस केस के अनुसार रिजवानुर ने प्रियंका को किडनैप करके रखा है। और लोगों का मानना था कि किडनैपिंग का केस फाइल करने की सलाह तोड़ी फैमिली को पुलिस के कुछ ऑफिसर्स ने दी थी, क्योंकि इस कंप्लेन के बाद अभी तक जो केस एक फैमिली केस था वो एक तरह से क्रिमिनल केस बन गया था, जिसकी वजह से इस केस में डीसीपी अजय कुमार और डीसीपी ध्यानवंत सिंह अब डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकते थे। और 8 सितंबर के दिन भी रिजवानुर और प्रियंका को पुलिस हेडक्वार्टर्स बुलाया जाता है और रिजवानुर पर प्रेशर डाला जाता है कि उसके खिलाफ अब जो कंप्लेन है वो किडनैपिंग की है और अगर वो प्रियंका को जाने नहीं देगा तो उसके ऊपर और भी क्रिमिनल चार्जेस लगाकर उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। साथ ही प्रियंका के मामा अनिल सरोगी प्रियंका को इन्फॉर्म करते हैं कि उसके फादर की तबीयत इस टाइम काफी ज्यादा खराब है और वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं। और काफी प्रेशर बनाने के बाद रिजवानुर मान जाता है कि ठीक है वो प्रियंका को जाने देगा, लेकिन सिर्फ 1 वीक के लिए, और वो भी अशोक तोड़ी के घर पर नहीं बल्कि प्रियंका के मामा अनिल सरोगी के घर पर। रिजवानुर का भाई रुखबनूर और मोइनुद्दीन यानी पप्पू ये चीज सामने रखते हैं कि ये जो प्रियंका के वापस आने की बात है 1 वीक बाद, ये ऐसे ही हवाई बातों में नहीं होनी चाहिए, बल्कि उन लोगों को ये चीज रिटर्न में चाहिए कि प्रियंका 15 सितंबर को यानी पूरे 7 दिन बाद रिजवानुर के पास वापस आ जाएगी। और इस चीज को वो लोग एक पेपर पर पुलिस के सामने रिटर्न में लेते हैं। लेकिन बाद में जब सीबीआई जांच हुई तो पता चला कि इस पेपर की कोई भी कीमत नहीं थी और ना ही पुलिस को कोई ऐसी अथॉरिटी है इस तरह का कोई रिटर्न एग्रीमेंट करने की। ये रिटर्न एग्रीमेंट साइन होने के बाद 8 सितंबर को प्रियंका अपने मामा अनिल सरोगी के घर चली जाती है। उसके दिमाग में अभी भी यही चल रहा था कि 7 दिन बाद यानी 15 सितंबर को वो रिजवानुर के घर वापस चली जाएगी। लेकिन ना तो रिजवानुर को पता था और ना ही प्रियंका को पता था कि वो दोनों एक दूसरे को लास्ट टाइम देख रहे हैं, क्योंकि 15 सितंबर की तारीख निकल जाती है लेकिन प्रियंका रिजवानुर के पास वापस नहीं आती और ना ही रिजवानुर और प्रियंका के ढंग से फोन पर बात हो पा रही थी। हालांकि 11 सितंबर को रिजवानुर और प्रियंका की फोन पर बात हुई थी, लेकिन उस टाइम भी उन लोगों की बात ठीक से हो नहीं पाई थी। और उसके बाद रिजवानुर ने कई बार ट्राई किया प्रियंका को कॉल करने की और उससे बात करने की, लेकिन जब भी उसने ट्राई किया उसको निराशा ही हाथ लगी और उसकी एक भी बार प्रियंका के साथ बात नहीं हो पाई। रिजवानुर डिसाइड करता है कि वो एक एनजीओ की हेल्प लेगा अपनी वाइफ को वापस पाने के लिए, और उसको अगर लीगल लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी तो वो लड़ेगा, लेकिन अपनी वाइफ को वापस पाकर रहेगा। 19 सितंबर को रिजवानुर एक एनजीओ APDR यानी एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स को एक लेटर लिखता है और इस लेटर में वो ये चीज़ भी मेंशन करता है कि अगर उसको अपना धर्म चेंज करना पड़े इस शादी को बचाने के लिए तो वो उसके लिए भी राजी है। और इस लेटर में वो अपनी सारी सिचुएशंस मेंशन करता है कि किस तरह से उसने एक हिंदू लड़की से शादी की थी और किस तरह से अब उस लड़की के पेरेंट्स इस शादी में दिक्कतें डाल रहे हैं। उस एनजीओ के जो मेन हेड थे उनका नाम था सुजातो भद्रा। वो रिजवानुर से मिलते हैं और इस केस के बारे में बात करते हैं और एक वकील से भी मिलवाते हैं रिजवानुर को, और इस केस के जो भी खर्चे थे उनके बारे में भी बात करते हैं।
और इस केस में जो भी खर्चा आने वाला था उसके लिए फंडिंग जुटाने का भी वादा करते हैं। लेकिन जिस केस को लड़ने के लिए सुजातो भद्रा फंडिंग जुटाने की प्लानिंग कर रहे थे और इतने सारे एफर्ट्स डाल रहे थे, उस केस को वो लोग कभी लड़ ही नहीं पाए, क्योंकि 21 सितंबर को एक रेलवे ट्रैक पर रिजवानुर की बॉडी मिली। इतने टाइम से रिजवानुर रहमान जो लड़ाई लड़ रहा था अपनी वाइफ को वापस लाने के लिए, उसका यहाँ पर अंत हो गया था। लेकिन जो रिजवानुर रहमान की मौत की मिस्ट्री थी, जब उसके पत्ते खुलने शुरू हुए तो पूरे पश्चिम बंगाल में हड़कंप मच गया। जब से प्रियंका अपने घर पर वापस गई थी, तब से रिजवानुर रहमान को लगातार धमकियां मिलती रहती थी, जिसकी वजह से रिजवानुर रहमान अपने घर पर नहीं रहता था बल्कि अपनी मौसी के घर पर रहता था। और 21 सितंबर को रिजवानुर रहमान को एक फोन कॉल आती है और इसके बाद वो हड़बड़ाहट में बिना ब्रेकफास्ट किए ही अपनी मौसी के घर से निकल जाता है और जाकर अपने वकील से मिलता है और कुछ और लोगों से मिलता है। और सुबह के 10:30 बजे उसकी जो डेड बॉडी थी वो एक रेलवे ट्रैक से मिलती है, क्योंकि रिजवानुर की बॉडी रेलवे ट्रैक पर मिली थी। और अगर कोई भी बॉडी रेलवे ट्रैक पर मिलती है तो जो उसकी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन होती है उसका जिम्मा आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का होता है। रेलवे पुलिस के सब इंस्पेक्टर अरिंदम मन्ना सबसे पहले रिजवानुर की बॉडी को देखते हैं और जो रेलवे पुलिस ने केस रजिस्टर्ड किया था वो आत्महत्या का था और जो बॉडी पर इंजरीज थी वो भी आत्महत्या की थी। उसके बाद रिजवानुर की बॉडी को आरजे कर मेडिकल कॉलेज, जिसके बारे में आप सब लोगों ने रिसेंटली सुना ही था, वहां पर भेज दिया जाता है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई भी नहीं थी कि उससे पहले प्रसन्न मुखर्जी एक अजीब सी स्टेटमेंट दे देते हैं। एक रिपोर्टर उनसे पूछती है कि जब दोनों अडल्ट्स ने अपनी मर्जी से शादी की थी तो पुलिस ने बीच में क्यों इंटरफियर किया, जिसके जवाब में प्रसन्न मुखर्जी बोलते हैं कि अगर इस तरह के केस में पुलिस इंटरफियर नहीं करेगी तो क्या पीडब्ल्यूडी करेगी। और साथ ही वो ये भी बोलते हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चों को 20-25 साल तक पालते हैं, तो क्या वो लोग 20-25 साल तक पालने के बाद किसी भी इंसान के लिए ऐसे ही छोड़ दें। पहले इस केस के बारे में लोगों को इतनी खबर नहीं थी, लेकिन रिजवानुर की मौत के बाद ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा फैल गया और पूरे देश में इस केस के बारे में बात होने लगी और पश्चिम बंगाल में कुछ जगहों पर हड़कंप मच गए जब ये बात फैलने लगी लोगों के बीच में कि पुलिस जो है रिजवानुर की बॉडी को डिस्पोज करने की कोशिश कर रही है। लोगों ने कराया पुलिस स्टेशन को घेर लिया था और जो तिलजला लेन वाला एरिया है वो एक तरह से रणभूमि बन गया था। उस दिन हुए दंगों में 17 पुलिस वालों को चोटें लगी, 12 गाड़ियों को तहस नहस कर दिया गया, जिनमें से 8 प्राइवेट बसें थी और 4 पुलिस की गाड़ियां थी। रिजवानुर की मौत के 3 दिन बाद यानी 24 सितंबर को इस केस में सीआईडी इंक्वायरी बिठा दी जाती है। और जब सीआईडी इंक्वायरी शुरू हुई तो ये केस और भी ज्यादा उलझ गया। जब सीआईडी ने रेलवे अथॉरिटीज से पूछा कि उनकी किस ट्रेन के साथ रिजवानुर रहमान का एक्सीडेंट हुआ है, तो उन्होंने इस चीज पर साफ साफ मना कर दिया कि उनकी किसी ट्रेन का उस दिन कोई एक्सीडेंट हुआ था। तो सीआईडी ने रेलवे अथॉरिटीज से कहा कि आप लोगों ने ही रिपोर्ट सबमिट की थी और आप लोगों की ही रिपोर्ट में ये लिखा हुआ था कि रिजवानुर की बॉडी पर जो इंजरीज हैं वो ट्रेन एक्सीडेंट की इंजरीज हैं। तो इस पर रेलवे अथॉरिटीज ने कहा कि हमने ये मेंशन किया था कि रेलवे ट्रैक पर एक बॉडी मिली है और उस पर इंजरीज हैं, लेकिन हमने ये नहीं कहा था कि हमारी किसी ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है। उस टाइम मीडिया रेलवे ट्रैक के आसपास रहने वाले लोगों से सवाल जवाब कर रही थी, तो एक आदमी ने बताया कि जो बॉडी मिली थी वो एकदम सीधी पड़ी थी और उसके हाथ दोनों चेस्ट पर थे और उसके फेस पर कोई भी इंजरी नहीं थी, लेकिन उसके बॉडी पर बाकी के हिस्सों पर इंजरीज थी और एक तरह से मानो ऐसा लग रहा था कि उस बॉडी को रेलवे ट्रैक पर लाकर किसी ने रख दिया हो। और जिस टाइम ये सब बातें सामने आनी शुरू हुई तो उस टाइम रिजवानुर की फैमिली को लगने लगा कि जो बॉडी रेलवे ट्रैक से मिली है वो रिजवानुर की है ही नहीं। जिसके बाद रिजवानुर रहमान की फैमिली ने कोर्ट में एक एफिडेविट भी सबमिट किया था इस केस में सीबीआई जांच की मांग के लिए। और उस एफिडेविट में कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट किए गए थे, जिनके अनुसार जिस आदमी की डेड बॉडी मिली थी उसकी उम्र 55 साल थी। और ये सवाल काफी बड़ा बन गया कि एक 55 साल का आदमी एक 27 साल का आदमी कैसे लग सकता है। हालांकि सीआईडी इंक्वायरी में काफी सारी चीजें सामने आ रही थी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आती तो सीआईडी भी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर ही है, जिसकी वजह से रिजवानुर रहमान की फैमिली ने कलकत्ता हाई कोर्ट में इस केस में सीबीआई जांच की मांग की। 16 अक्टूबर 2007 से लेकर 8 जनवरी 2008 तक सीबीआई ने इस केस में इंक्वायरी की, क्योंकि इस केस में काफी सारी चीजों के साथ ऑलरेडी छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा चुकी थी। इसकी वजह से कोर्ट की तरफ से स्पेशल इंस्ट्रक्शंस थे सीबीआई को कि अपनी जो रिपोर्ट है वो लोग एक क्लोज एनवेलप में सबमिट करें। इस केस के दौरान सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट पब्लिक नहीं की थी और जो भी चीजें इस रिपोर्ट से रिलेटेड सामने आई थी वो कोर्ट हियरिंग के दौरान सामने आई थी। सीबीआई रिपोर्ट के हिसाब से जब अशोक तोड़ी को इस मैरिज के बारे में पता चला तो वो रिजवानुर के घर गए और अपनी पूरी कोशिश की प्रियंका को कन्विंस करने की, लेकिन जब उन्होंने अपना पूरा जोर लगा लिया और इस केस में चीजें वर्कआउट नहीं की तो उन्होंने डिटेक्टिव डिपार्टमेंट के डीसीपी अजय कुमार और एक और डीसीपी ध्यानवंत सिंह से कॉन्टैक्ट किया इस केस में हेल्प लेने के लिए। और इन दोनों को वो कोड वर्ड्स में बुलाते थे डीसीडीडी और डीसीएचक्यू, यानी डीसीपी हेडक्वार्टर्स और डीसीपी डिटेक्टिव डिपार्टमेंट। रिजवानुर को धमकाने के लिए ध्यानवंत सिंह ने इंस्ट्रक्शंस दिए एसीपी सुकंती चक्रवर्ती को और उन्होंने आगे इंस्ट्रक्शंस दिए सब इंस्पेक्टर कृष्णेंदु दास को। रिजवानुर को हेडक्वार्टर्स बुलाने का और उसको डराने धमकाने का काम हर बार इन्हीं ऑफिसर्स के द्वारा किया गया था।
इस शादी को तोड़वाने के लिए रिजवानुर के फैमिली मेंबर्स को अशोक तोड़ी ने पैसे भी ऑफर किए थे और कुछ फैमिली मेंबर्स को तो ब्लैंक चेक तक भी ऑफर किए गए थे, जिसको लेने से उन लोगों ने साफ साफ मना कर दिया था। और जब ये सारी चीजें काम नहीं कर रही थी तो अशोक तोड़ी ने रिजवानुर के एरिया के कुछ इन्फ्लुएंशियल लोगों को और कुछ क्रिमिनल टाइप के लोगों को पैसे दिए रिजवानुर को धमकाने के लिए। जब इन ट्रांजैक्शंस को खंगाला गया तो एक ट्रांजैक्शन ऐसी सामने आई जिसने सबको चौंका कर रख दिया था, और वो ट्रांजैक्शन थी प्रियंका के अंकल प्रदीप तोड़ी और मोइनुद्दीन उर्फ पप्पू के बीच में। और मोइनुद्दीन ने सीबीआई जांच के दौरान ये चीज़ कबूल भी की कि उसने अशोक तोड़ी से 5 लाख एक बार और 6 लाख एक बार लिए थे। मोइनुद्दीन ने ये पैसे इस शादी को तुड़वाने के लिए लिए थे, और जो उससे भी ज़्यादा शॉकिंग चीज़ सामने आई वो ये थी, इसमें से आधे पैसे रिजवानुर रहमान के बड़े भाई रुखमनूर के अकाउंट में भी गए थे। जब इन ट्रांजैक्शंस के बारे में प्रियंका को पता चला तो उसने ओपनली कहा कि इस केस में उन लोगों को कभी भी रुखमनूर और पप्पू की मदद नहीं लेनी चाहिए थी। 8 सितंबर के दिन रिजवानुर के खिलाफ किडनैपिंग की कंप्लेन फाइल की जाती है और उस पर प्रेशर बनाया जाता है कि वो प्रियंका को जाने दे, और काफ़ी दबाव के बाद रिजवानुर अग्री कर जाता है कि ठीक है, अगर उसको रिटर्न में दिया जाएगा तो वो 1 हफ्ते के लिए प्रियंका को जाने देगा, लेकिन वो भी उसके फादर के घर पर नहीं बल्कि उसके मामा अनिल सरोगी के घर पर। जब प्रियंका अपने मामा अनिल सरोगी के घर पर पहुंच जाती है तो अनिल सरोगी एक लेटर लिखते हैं अशोक तोड़ी को और डीसीपी अजय कुमार को। उस लेटर में वो लिखते हैं कि उन्हें किसी जरूरी काम से जर्मनी जाना पड़ेगा और जो प्रियंका की जिम्मेवारी है वो प्रियंका के फादर अशोक तोड़ी को सौंप कर जा रहे हैं। इसके बाद प्रियंका अपने फादर अशोक तोड़ी के घर चली जाती है और वहां पर अशोक तोड़ी प्रियंका से पूछते हैं कि अगर वो रिजवानुर और पोम्पी रॉय के बारे में जानती है। 11 तारीख को प्रियंका रिजवानुर को फोन करती है और उससे पूछती है कि पोम्पी रॉय कौन है। दरअसल पोम्पी रिजवानुर की पुरानी गर्लफ्रेंड थी और इस केस में सीबीआई जांच से पहले पोम्पी रॉय का नाम कभी भी नहीं आया था। इसके बाद अशोक तोड़ी, उनकी वाइफ और प्रियंका तिरुपति निकल जाते हैं जो कि साउथ इंडिया में है, और उसी टाइम के दौरान प्रियंका के अंकल प्रदीप तोड़ी और उनकी वाइफ पोम्पी रॉय के घर जाते हैं और पोम्पी रॉय को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि वो प्रियंका को रिजवानुर की ऐसी ऐसी बातें बताए जो प्रियंका और रिजवानुर के बीच में दरार पैदा कर दे। 14 सितंबर को प्रदीप तोड़ी डीसीपी अजय कुमार से मिलते हैं और एक आदमी के खिलाफ कंप्लेन फाइल करते हैं। उस आदमी का नाम सादिक हुसैन था और रिजवानुर रहमान का एक स्टूडेंट था और प्रियंका और रिजवानुर की शादी में विटनेस भी बना था। कंप्लेन ये थी कि सादिक हुसैन अशोक तोड़ी को फोन करके धमकी दे रहा है कि वो प्रियंका को रिजवानुर के पास वापस भेज दे, नहीं तो अशोक तोड़ी के लिए बहुत बुरा होगा। लेकिन बाद में जब जांच हुई तो पता चला कि ये सारी कंप्लेंट्स फर्जी थी। उल्टा सादिक हुसैन को धमकाया जा रहा था कि वो ये बोल दे कि रिजवानुर रहमान की शादी में उसको जबरदस्ती विटनेस बनाया गया था और रिजवानुर रहमान ने प्रियंका से शादी भी जबरदस्ती की थी। 15 सितंबर को 7 दिन पूरे हो चुके थे और उसके बाद भी प्रियंका रिजवानुर के पास वापस नहीं आई थी। तो इसके बाद रिजवानुर ट्राई करता है अशोक तोड़ी और उनकी वाइफ बिमला तोड़ी से कॉन्टैक्ट करने की। रिजवानुर रहमान उनको मैसेज करता है कि उसने लक्स कोजी के लिए कुछ डिजाइन्स प्रिपेयर किए हैं जो वो उनको दिखाना चाहता है, लेकिन तोड़ी फैमिली रिजवानुर को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे थे। तो वो लोग मोइनुद्दीन के थ्रू एक मैसेज पहुंचाते हैं कि रिजवानुर तोड़ी फैमिली के किसी भी मेंबर को कांटेक्ट ना करे। रिजवानुर से जो टाइम प्रॉमिस किया गया था प्रियंका के वापस आने का, जब वो टाइम निकल गया तो रिजवानुर ने एक एनजीओ को कांटेक्ट किया प्रियंका को वापस पाने के लिए। उस एनजीओ का नाम था APDR और उस एनजीओ के थ्रू रिजवानुर एक वकील से मिला जिसका नाम था हिमांशु दे। हिमांशु दे ने इस केस में आने वाले लीगल खर्चों के बारे में रिजवानुर को बताया और साथ में उसने ये भी बताया कि वो लोग कोर्ट में एक पिटीशन डाल सकते हैं, हीबियस कॉर्पस पिटीशन, और इस पिटीशन के दौरान अगर पुलिस वाले किसी भी आदमी को अरेस्ट कर लें और डिटेन कर लें तो कोर्ट उनको ऑर्डर देता है कि वो 1 दिन के अंदर अंदर उस इंसान को कोर्ट में पेश करें। रिजवानुर ये पिटीशन डालने के बारे में इसलिए सोच रहा था क्योंकि उसको डर था कि पुलिस वाले कभी भी उसको या उसके किसी भी फैमिली मेंबर को अरेस्ट कर सकते हैं। रिजवानुर वकील से मिलने के बाद अपने दोस्त सादिक हुसैन से मिला जो कि उसका स्टूडेंट भी था, और उसको रिजवानुर ने इस केस में आने वाले लीगल एक्सपेंसेस के बारे में बताया और साथ में ये भी कहा कि अगर प्रियंका उसके पास वापस नहीं आई तो वो कोई भी गलत कदम उठा सकता है। और उसी दिन रिजवानुर ने अपने एक कज़न जिसका नाम रियाजुद्दीन था उसके कंप्यूटर में 2 फोल्डर्स बनाए, एक का नाम उसने रखा रिजवान और दूसरे का रखा रिजवान प्रियंका। हालांकि रिजवानुर की डेथ के बाद उसके कज़न ने उन दोनों फोल्डर्स को डिलीट कर दिया था, लेकिन सीबीआई ने जांच के लिए उस हार्ड डिस्क को जब्त कर लिया था और किसी न किसी तरह से उन दोनों फोल्डर्स को रिट्रीव कर लिया था। और जब उन फोल्डर्स की जांच की गई तो उनमें से एक सुसाइड नोट मिला। 20 से 21 सितंबर के बीच में रिजवानुर की पोम्पी रॉय से भी बात हो रही थी और उसने पोम्पी रॉय से ये चीजें पूछने की कोशिश की कि उसने प्रियंका को क्या क्या बताया। और जब पोम्पी रॉय ने सीबीआई जांच में स्टेटमेंट्स दी तो उनके हिसाब से प्रियंका उससे ये चीज पूछने की कोशिश कर रही थी कि क्या उसके और रिजवानुर के फिजिकल रिलेशनशिप्स बने थे। रिजवानुर ने एनजीओ के सुजातो भद्रा और अपने वकील से पोम्पी रॉय के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं की, क्योंकि उनकी स्टेटमेंट्स के हिसाब से रिजवानुर काफी पैशनेटली प्रियंका को वापस पाने की कोशिश कर रहा था और उन्हें नहीं लगता था कि रिजवानुर कभी सुसाइड कर सकता है।
सीबीआई की जांच के हिसाब से 21 सितंबर को रिजवानुर घर से निकला और अपने वकीलों से मिलने के बाद सुबह के 10:30 बजे के करीब वो रेलवे ट्रैक्स पर पहुंचा और वहां एक ट्रैक पर उसने ट्रेन को आते देखा और उसके सामने जाकर लेट गया और वो ट्रेन रिजवानुर के ऊपर से निकल गई। 8 जनवरी 2008 के दिन सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की और रिजवानुर की मौत को आत्महत्या डिक्लेयर कर दिया। अशोक तोड़ी, प्रदीप तोड़ी और अनिल सरोगी और साथ में 3 पुलिस ऑफिसर्स डीसीपी अजय कुमार, एसीपी सुकांति चक्रवर्ती और सब इंस्पेक्टर कृष्णेंदु दास और साथ में मोइनुद्दीन उर्फ पप्पू जो कि पुलिस और तोड़ी फैमिली के बीच में एक कनेक्शन का काम कर रहा था, इन सब के खिलाफ अबैटमेंट टू सुसाइड यानी आत्महत्या के लिए मजबूर करने का केस चला। ध्यानवंत सिंह और प्रसून मुखर्जी के खिलाफ पुलिस डिपार्टमेंट में डिसिप्लिनरी एक्शन लिए गए। इस केस ने पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स को किस तरह से उलट पुलट कर रख दिया था, अब उसके बारे में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। क्योंकि जिस टाइम पर पश्चिम बंगाल में दंगे भड़क रहे थे उस टाइम पर ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने रिजवानुर की फैमिली को जमकर सपोर्ट किया, जगह जगह पर मार्च निकाले और रिजवानुर को इंसाफ दिलाने की भी मांग की। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक काफी बड़ा है और रिजवानुर की मौत का इतना ज्यादा प्रभाव था कि रिजवानुर का भाई रुकबनूर, जिसको पॉलिटिक्स का पी भी नहीं पता था, तृणमूल कांग्रेस पार्टी की तरफ से उसको अगले इलेक्शंस में टिकट दी गई और वो ये इलेक्शन जीत भी गया और वहां का एमएलए बन गया। बाद में रिजवानुर के एक अंकल ने इस चीज पर आपत्ति भी जताई थी कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी रिजवानुर की मौत का फायदा उठाने में लगी है। और रेलवे सब इंस्पेक्टर अरिंदम मन्ना, जिसने रिजवानुर की बॉडी को सबसे पहले देखा था, उसकी बॉडी भी कुछ टाइम बाद रेलवे ट्रैक पर ही मिली और उसकी बॉडी इतनी बुरी कंडीशन में थी कि मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकता और उसकी मौत को भी एक आत्महत्या डिक्लेयर करके ही उस केस को क्लोज कर दिया गया। और रिजवानुर की मौत आज भी लोगों के सामने एक मिस्ट्री है।